हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए बात करते हैं एसएससी जेई 2024 की। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एक कंप्लीट डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई प्रीवियस क्या हमारा सिनेरियो रहा है और जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो क्या रहे हैं। उसके बेसिस पर अगर मैं 2024 की बात करूं तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जहां पर आपको अबाउट एसएससी से लेकर जॉब प्रोफाइल, क्या सैलरी होती है, क्या डिपार्टमेंट है, प्रमोशन, पर्क्स, एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी है, एज लिमिट यहां पर क्या होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2023 में जो एसएससी का हुआ उसमें कितनी रही, लास्ट ईयर कितनी रही, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हो गया, 5 साल के एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखेंगे क्योंकि अभी 2023 का तो कट ऑफ आया नहीं है मगर लगभग प्रीवियस ईयर के जैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या बेटर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और मिनिमम कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जेई का फुल फॉर्म क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का फुल फॉर्म हो गया और जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर। मतलब जब आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है और ये एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें 2 पेपर आपको दिखाई देते हैं। पहले आपका पेपर 1 होता है जिसे हम सीबीटी 1 बोलते हैं, फिर आपका पेपर 2 होता है जिसे हम सीबीटी 2 बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी सैलरी जो है 35,400 से शुरू होती है और 1,12,400 तक जाती है। ये आपकी इन हैंड सैलरी अगर आप देखोगे तो 44,000 रुपए आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो कहां कहां पर आप काम कर सकते हो, तो एक लंबी लिस्ट है डिपार्टमेंट की, जैसे कि बीआरओ हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी हो गया, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका नवल हो गया, फरका बैराज हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग एमईएस में काफी सारे लोग जाना चाहते हैं, एनटीआरओ हो गया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मतलब अंडमान लक्षद्वीप, यहां पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। और डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर ब्रांचेस भी लिख दी हैं कि कब कब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 ही ब्रांचेस आपके एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पर अलग अलग आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चेक कर सकते हो, उसके बेसिस पर सिलेक्शन ले सकते हो। जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हो तो यहाँ पर प्रमोशन कैसे होता है, मतलब आप जूनियर इंजीनियर बने, आपने 5 साल काम करा, उसके बाद जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे और असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बाद आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे। और जब आप जूनियर इंजीनियर बनोगे तो आप किसी असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर में काम करोगे, काफी सारी चीजें सीखोगे, फिर आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक प्रमोशन की चेन आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। सिर्फ सैलरी ही नहीं है, जैसे कि आप जानते हो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने से अपने एक अलग फायदे भी होते हैं, काफी सारे अलाउंसेस हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डियरनेस अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, फ्री वर्क ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, पेड लीव्स होती है और पेंशन की भी स्कीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तभी शायद बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, जूनियर इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बनने के बाद जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है वो भी एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो जो एसएससी जेई में जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हो तो सिर्फ सैलरी ही नहीं, सैलरी के साथ बहुत सारी रिस्पेक्ट और बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा पर्क्स देखने को मिलते हैं जिसका आप लाइफ टाइम यूज कर पाते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम एलिजिबल ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 एलिजिबल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। अब एज लिमिट जो है आप देख सकते हो 30-32 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो एज लिमिट है ना डिपार्टमेंट वाइज होती है, मतलब डिपार्टमेंट के बेसिस पर एज लिमिट मैटर करती है। जैसे कि बीआरओ अगर आप देखोगे तो 30 साल है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी देखोगे तो 32 है, उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन की भी अप टू 32 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड रेस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं सब में अप टू 30 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। मतलब अगर 30 साल के अंदर आप आ रहे हो, 32 साल के अंदर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पर एसएससी जेई का एग्जामिनेशन दे सकते हो। हर साल एग्जामिनेशन होता है एसएससी जेई 2023, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में 9 to 11 ऑफ अक्टूबर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 24 का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा जैसे ही एसएससी जेई 2023 आपका क्लोज हो जाएगा।
तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज सिलेक्शन के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर सिलेबस काफी ज्यादा है। अभी सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले अगर हम लास्ट ईयर वैकेंसीज की बात करें तो 2798 वैकेंसीज थी, और एसएससी जेईई 2023 का जो डेटा है लगभग 1324 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट लगभग आपको 1324 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा मत सोचना कि लास्ट ईयर से तो मैम वैकेंसी आधी हो गई, नहीं। जब ये नोटिफिकेशन आया तो इससे पहले वाला नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ये 2 साल की कंबाइन वैकेंसीज आई थी, वरना आप हर साल का एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हो कि 1300 से 1400 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसीज रहती हैं। 2023 का डेटा मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। इसी के साथ साथ एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एग्जाम होता है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसमें अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तैयार करनी है, करंट जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स भी इसमें एडेड है, और जनरल इंजीनियरिंग मतलब आपका जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल हो गया, सिविल के हो तो सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल हो गया। अच्छा, यहां पर ये फिक्स है 50 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन ये हो गए, और 100 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 50 मार्क्स ये हो गए, 50 मार्क्स ये हो गए, और 100 मार्क ये हो गए, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 25% की आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, और ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर 120 मिनट मतलब 2 घंटे देखने को मिलेंगे। अब एक चीज सोचने की कोशिश करिए, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा है पेपर 1 में। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। 80% तक, मतलब 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं टेक्निकल, उसमें से 80 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे उसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो भी फॉर्मूला बेस्ड होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके होंगे। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं इस 100 मार्क्स में 85 से लेकर 90 मार्क्स लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में 100 लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, मगर 85 से 90 नंबर टेक्निकल में मेंटेन करना पॉसिबल चीज है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी उसको अगर आप फॉलो करोगे, आराम से आप पेपर 1 क्रैक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 आपका कोर टेक्निकल पेपर होता है। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिविल वाले सिविल के, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के। 300 नंबर का बेटा ये पेपर है, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, मगर इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम होगा। और ये जो पैटर्न है ये आपका लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है 2023 में रिसेंटली बेटा ये इंट्रोड्यूस करा गया है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अप होगा। दिसंबर में जब आपका पेपर होगा तो वहां पर आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर 2 में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि पेपर 1 से पेपर 2 का लेवल थोड़ा हाई होगा। स्टेटमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल का पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे यूपीपीएससी एई वगैरह का पेपर होता है, जैसे गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बार्क का पेपर होता है, वहां पर क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा होता है। उसी पैटर्न पर आपको यहां पर सीबीटी 2 एसएससी जेईई का देखने को मिलने वाला है। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको इसकी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करके चलनी है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करो तो छोटे क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आपको सब्जेक्ट वाइज लगाते चलना है। आप यहां पर सीबीटी 2 को भी कवर कर लोगे। अब बात करते हैं कि यहां पर रीजनिंग का सिलेबस क्या है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमें टेक्निकल का सिलेबस क्लियर हो जाता है, मगर हमें रीजनिंग का क्या सिलेबस होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस होना चाहिए, हमें आइडिया नहीं लगता। तो उसको भी मैंने इस वीडियो में बड़ा डिटेल में ऐड करा है। अगर मैं यहां पर रीजनिंग की बात करूं तो एनालॉगी हो गई, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डीएनडी हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गई, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
स्लॉजिज्म हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। और वेटेज देखिए जरा, हर साल आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 से 4, 2 से 3, 2 से 3, 1 से 2, 3 से 5 क्वेश्चन, फिर 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलने वाले। इसी के साथ सीरीज से भी 3 से 5 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, नॉन वर्बल से देखोगे 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग। काउंटिंग दी फिगर अगर आप देखोगे 2 से 3, वेन डायग्राम, इस साल भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा गया था, 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मिसिंग नंबर 2 से 3, डाइसन क्यूब 2 से 3, रैंकिंग एंड कंपैरिजन 2 से 3, एंड क्लॉक कैलेंडर 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मगर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के, बट 23 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नॉन टेक्निकल में अगर हम जीएस के पेपर की बेटा बात करें तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके। और आप देख सकते हो 23 का वेटेज स्पेशली हम डिस्कस करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी हो गई, 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखें तो 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे गए थे। ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर्स 9 से 11 और स्टैटिक जीके देखें तो यहां पर 8 से 9 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मतलब 9 से 10 या 9 से 11 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वेटेज हो गया आपका किसका, नॉन टेक्निकल में जीएस पेपर का। अच्छा, ये पूरा सिलेबस तो आपको दिख गया कि रीजनिंग में मैम इतने सारे चैप्टर्स को हमें यहाँ पर कवर करना है, मगर अगर हम इसकी बात करें तो इसका इन डेप्थ सिलेबस भी मैंने यहाँ पर ऐड करा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की तो आप देख सकते हो इंडस हो गया, संगम हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी हो गई, मगध अंपायर हो गया, ये पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है। मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पर पूरा आपको ज्योग्राफी का सिलेबस देखने को मिल रहा है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका पॉलिटी का लिखा है। तो इतना डिटेल में मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, और इस सिलेबस का इनडेप्थ नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर का है, बस आपको सिलेबस कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कोई एक चीज हो गई जो बहुत डिटेल में अंदर तक पढ़ी जा रही है फिर पूछी जा रही है। एक होता है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप ऊपरी ऊपरी तौर से सब्जेक्ट्स को समझ लोगे तब भी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे बिना किसी समस्या के। इसी के साथ ये पूरा इकोनॉमी का सिलेबस हो गया आपका, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम, आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, फिजिकल पॉलिसीज हो गई, टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, बजट हो गया, नेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बायोलॉजी का आप पूरा सिलेबस देख सकते हो, इसी तरीके से फिजिक्स का सिलेबस, एंड देन केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। स्टैटिक जीके में ये जो सिलेबस आपका लिखा है ये कवर करना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट आपको 12 टू 14 मंथ्स, ठीक है ना, 12 टू 14 मंथ्स का करंट कर लेना चाहिए। आप आराम से 1 साल का देख सकते हो, क्योंकि 2023 में आपने देखा होगा 2022 से करंट से काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो 12 से 14 महीने की आप करंट अफेयर्स यहां पर कवर करो। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अशोका बैचेस में अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए 24 के लिए, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी कवर होने वाली है, ये पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। इनरोल्ड नहीं भी हो तो मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं, वाईटी पर क्लासेस चलती रहती हैं, उसको भी आप कवर करके करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल की बात करूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप देखोगे मैकेनिकल का सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये पूरा सिलेबस है एफएम, एचएम, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड हीट ट्रांसफर। इसी के साथ मैं बता दूं फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये 5 थर्मल के पूरे पोर्शन को मिला के 70 नंबर का पेपर आएगा। मतलब एफएम नहीं छोड़ सकते, एचएम नहीं छोड़ सकते, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, आरएसी हो गया, आईसी इंजन हो गया, बस यहां पर ये 70 मार्क्स का है। उसके बाद बचे हुए जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो 30 मार्क्स में सब निपट जाएंगे। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर देखोगे तो पिछले साल से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो ये बहुत रैंडम सब्जेक्ट है।
मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मगर कई बार खूब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 25 से 30 क्वेश्चन एफएम के हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन है, 10 से 11 थर्मोडायनेमिक्स, 20 से 25 क्वेश्चन आपको पावर प्लांट में देखने को मिलेंगे, 10 से 13 क्वेश्चन आईसी इंजन में, और 10 से 12 क्वेश्चन मतलब आरएसी और आईसी इंजन में 10 से 12, 10 से 13 का आपको यहां पर वेटेज देखने को मिलता है। फिर मैकेनिक्स हो गई, सॉम हो गई, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन। मतलब सबसे पहले ये कवर करो, उसके बाद प्रोडक्शन पर फोकस करो, क्योंकि उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो प्रोडक्शन से देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हो, अभी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, बट आगे जाके अगर टाइम कम पड़े तो आप ये सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर सकते हो, तब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। यही सेम चीज अगर आप 22 में, 20 में, 19 में जब भी पेपर हुए प्रीवियस डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा, लगभग आपको सेम तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो 2023 एसएससी जे में कुछ खास नया नहीं हुआ है, जो पिछले 5 साल की चीजें हैं, जैसे वेटेज रहा है सेम उसी वेटेज पर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। ठीक है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं यहां पर, तो आप देख सकते हो 16, 18, 19, 20 का डेटा है, 23 का डेटा लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। सर्वे हो गया, एनवायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। उसके बाद अगर आप बेटा यहां पर देखोगे तो आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चन सर्वे से देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स से भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल में आपको देखो 2023 में तो बिल्डिंग मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, वो थोड़ा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, बट 23 में ज्यादा नहीं था, 23 में आपको ऑन एन एवरेज ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको 10 से 12 ही क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट इसी तरीके का वेटेज रहा है, 20 से 23 नंबर इलेक्ट्रिकल मशीन। पावर सिस्टम भी आपका 10 से 14 मार्क्स का रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल भी अगर आप देखोगे तो 30 से 35 मान सकते हो, यहां पर भी आप 10 से 15 मान सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 5 से 8 मान सकते हो, और यूटिलाइजेशन में भी आप 6 से 12 के आसपास क्वेश्चंस मान सकते हो। तो ऑलमोस्ट सेम लेवल का आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपको वेटेज देखने को मिला है। ठीक है, तो सिलेबस ध्यान रखिए, मेन पर्पस है सिलेबस का, दूसरा पर्पस है हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए और उसी के साथ आप आगे बढ़िए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप कट ऑफ देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड की, 110 रहा है। इस बार भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं सब मॉडरेट टू हाई लेवल के ही पेपर थे, बहुत इजी कुछ भी नहीं था, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पूछी गई थी, और जो टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ इस साल 2023 में भी देखने को मिल सकता है। बाकी SC, ST, OBC, EWS के बेसिस पर भी आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। मैकेनिकल का भी लगभग यही है, 123 के आसपास है, तो 2023 में भी आपको 123 के आसपास ही चीजें देखने को मिलेंगी। थोड़ा बहुत अप डाउन आपका होता रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन की टफनेस पर तो डिपेंड करता है, मगर वैकेंसीज और अवेलेबिलिटीज पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड कर जाता है। बाकी वही SC, ST, OBC, WS, OH, HH, अदर PWD। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप कट ऑफ्स यहां पर देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है भाई, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो, बेसिक नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ SSC जे के लिए एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए और गुड टाइम मैनेजमेंट चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप डेवलप कर लेते हो, और डेवलप कर लेते हो का मतलब सिंपल ये आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टू डू लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, आसानी से ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। पूरी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में 2 ही 3 चीजें होती हैं, आप सिलेबस को कवर करो आप सिलेबस को कवर करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ आप लगातार टेस्ट देते रहो। बस यही 3 बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या पॉइंट रिमेंबर आपको रखने हैं याद। देखो कई बार जब हम ऑनलाइन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं ना, जैसे हमारे पास भी अशोका बैचेस में हजारों बच्चा आता है, जब वो हमसे पढ़ना शुरू करता है तो कहता है मैम आप नोट्स दे रहे हो, आप PDF दे रहे हो, आप DPP की PDF दे रहे हो, हम नोट्स क्यों बनाएंगे। तो हम उसको वहीं रोक देते हैं। हमने कहा भाई तूने नोट्स नहीं बनाए तो सिलेक्शन हो नहीं सकता, गारंटी है। क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी सिलेक्शंस रिसीव हुए हैं, चाहे गेट में हुए हो, चाहे SSC जे में हुए हो, चाहे अदर कैटेगरीज में हुए हो,
जब जब हमने उन बच्चों के साथ इंटरव्यू करा है, उन्होंने हमेशा बताया है कि हमने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और लास्ट टाइम पर एक क्विक रिवीजन के भी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बोला कि हमने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, फिर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में हाइलाइटर लेके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया था, फिर मैंने उससे लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लिया था। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कहा कि लामे मैम की पीडीएफ से पढ़ के पास हो गए, नहीं, हम तो मेहनत करेंगे, हम तो पीडीएफ देंगे, मगर उसको देख के आपको अपने नोट्स भी बनाना है। तो नोट्स मेकिंग कंपलसरी है। वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आप जानते हो, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, तो आपको यहां पर एक्यूरेसी पर काफी काम करना पड़ेगा। स्पीड पर काम करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको यहां पर डेली अगर टाइम है या फिर वीकली आपको यहां पर टारगेट्स देने पड़ेंगे। टारगेट्स क्या देने पड़ेंगे? स्टॉप वॉच लगाइए, 100 क्वेश्चन उठाइए, स्टॉप वॉच लगाइए, 45 मिनट अपने आप को दीजिए। 100 क्वेश्चन उठाइए, 45 मिनट अपने आप को दीजिए। एग्जाम से कम टाइम अपने आप को दीजिए, तब आप एग्जाम के टाइम को रीच कर पाओगे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए आपको कवर करना है। 100 क्वेश्चन आप पर आवर या 45 मिनट्स, पहले 1 घंटे का टारगेट दो, फिर उस टारगेट को कम करते जाओ और मिनिमाइज कर लो। ठीक है। यू कांट इग्नोर रिवीजन। बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे बंद करते जाएंगे सब्जेक्ट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और आपका एग्जाम 7 महीने 8 महीने के बाद है और आप एक सब्जेक्ट पढ़ के अगर उसको बंद कर दोगे, दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करोगे, पहले सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करोगे, आप वो सब्जेक्ट भूल जाओगे। क्योंकि साइंस कहती है कि कोई भी चीज हम 20-25 दिन से ज्यादा याद नहीं रख सकते, तो आपको साइक्लिक रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी जेईई 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसको खत्म करिए, दूसरा सब्जेक्ट शुरू करिए, पहले सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाए रखिए, चाहे प्रैक्टिस के थ्रू, चाहे वीकली रिविजन के थ्रू, चाहे टेस्ट के थ्रू, मगर कनेक्टिविटी एनी हाउ आपको बना के ही रखनी है, अदरवाइज आप उसको भूल जाओगे। ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, डेली प्रैक्टिस मस्ट है और टेस्ट वगैरह आप देते रहो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मतलब ऐसे पॉइंट नहीं है जो आप फॉलो ना कर पाओ, आराम से आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। अगर मैं मिनिमम टाइम की बात करूं तो कितना टाइम अभी आपको लगेगा? 8 से 10 महीने बेटा लग जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने नॉन टेक्निकल साइड में चलता रहेगा और फिर 8 से 10 महीने आपका पूरा टेक्निकल। और इसमें मैं इतना टाइम आपको तब बता रही हूं जब आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, आप रिवीजन भी कर लोगे और जबरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है। तो देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे, यूट्यूब के थ्रू पढ़ने बैठोगे, सारी चीजें आपकी बिखरी हुई होंगी। कोई से प्लेटफॉर्म पर आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसने भी कई बार 4 टॉपिक छोड़ दिए। आई विल सजेस्ट कि आप कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी। मेरा कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है कि आपको यही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि उसी प्लेटफॉर्म पर आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स मिल जाए, उन सब्जेक्ट्स के डेली प्रैक्टिस शीट्स मिल जाए, वीकली आपको टेस्ट मिल जाए, फैकल्टी की अवेलेबिलिटी मिल जाए जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। जैसे कि सपोज मैं अगर यहां पर नाम लिख दूं अशोका 2024, बैच ए है, बैच बी है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? 5 आवर की डेली क्लासेस चल रही है, 5 आवर्स की लाइव क्लासेस चल रही है, जिसमें आपका सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो 2 तरीके के बच्चे हैं, या तो कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग है, या तो फिर क्या है, पास आउट है। जो पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मैं पास आउट स्टूडेंट की बात करूं, आप तो लाइव लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कॉलेज गोइंग है या फिर ऑफिस गोइंग है, आप जो हो, ठीक है, कॉलेज गोइंग या फिर मैं ऑफिस गोइंग की बात करूं, आप बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ऑब्जर्व करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। और यहां पर 5 घंटे में 2 टेक्निकल चल रहा है, 1 टेक्निकल चल रहा है। अगर कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग हो, आपको लग रहा है मैं 5 घंटे मेंटेन नहीं कर सकता, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, यहां पर आप एक टेक पढ़ो रिकॉर्डेड फॉर्म में एंड एक सब्जेक्ट जो है नॉन टेक पढ़ो। अब देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, हम तो क्लासेस ले रहे हैं, वो सारी क्लासेस आपके ऐप पर स्टोर होती जा रही हैं, सेव होती जा रही हैं, तो आप उसे बाद में भी देख सकते हो। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैम 5 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही है, मैं उसे नहीं पकड़ पा रहा हूं। आप नहीं पकड़ पा रहे हो, इट्स टोटली ओके फॉर यू। आप रिकॉर्डेड जब देखोगे ना, तो 2 घंटे का जो सेशन होता है, इस 2 घंटे के सेशन में हम थोड़ी मस्ती मजे भी करते हैं, बच्चों के डाउट्स भी लेते हैं, कंटेंट भी डिलीवर करते हैं। इसको आप 1 आवर में आसानी से कवर कर सकते हो अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो।
लाइव में बस ये रहता है कि आप फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हो, उसी समय डाउट भी आपके क्लियर होते चलते हैं। तो जो पास आउट स्टूडेंट है वो 5 घंटे लाइव देखें, 5 घंटे लाइव देखने के बाद 3 आवर्स का आप यहां पर रिवीजन करिए, 3 आवर का बेटा आप यहां पर रिवीजन करिए। और जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है, आप यहां पर 3 घंटा मिनिमम 3 आवर टू 5 आवर के आसपास आप डेली प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आपके पास कितना टाइम बच रहा है, ये तो क्लासेस को कवर करने का तरीका हो गया, कवर क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हॉलीडेज पढ़ते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके हॉलीडेज पढ़ते हैं या फिर संडेज पढ़ते हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके रिवीजन का प्रोसेस आपको स्टार्ट रखना है। इसी के साथ साथ आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में लाइब्रेरी पीरियड होते हैं, लंच पीरियड होता है, कई बार मिसिंग पीरियड्स होते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तब भी यही होता है कि 1 आध घंटा आप ऑफिस आवर से निकाल सकते हो। तो जो ऑफिस आवर से 1 आवर है, ठीक है ना, चाहे आप ऑफिस की बात कर लो चाहे कॉलेज की बात कर लो, आप वहां रहते भी मैं मान सकती हूं कि 1 घंटा मिनिमम आप निकाल सकते हो। तो ये जो 1 घंटा है ना, सपोज कर लो आपने मॉर्निंग का स्लॉट बना लिया, 3 घंटे कर ली, मॉर्निंग उठे 5 बजे, 5 से 8 3 घंटा पढ़ाई करी, चले गए कॉलेज, चले गए ऑफिस, ठीक है। फिर ऑफिस में या कॉलेज में जो 1 घंटे का आपने एक टाइम स्लॉट निकाल लिया है, लाइब्रेरी चले गए या ऑफिस में कहीं साइड में जहां शांति थी, सन्नाटा था, बैठ गए, वहां पर आपने जो सुबह पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन चलते फिरते आपने कर लिया। रात में आए, आधा घंटे का अगर कोई टाइम हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करी, सो गए। तो देखो, जब आप जॉब के साथ, कॉलेज के साथ जूनियर इंजीनियर बनने का प्लान करोगे, आपको पता है आपने बड़ा मिशन टारगेट करा है। बड़े मिशन टारगेट करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बॉडी से ज्यादा काम लेना पड़ेगा, ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो फिर आप करिए। उसके बारे में फिर ऐसा मत सोचिए कि यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, या फिर मेरा तो 8 घंटे का ऑफिस है, उसके बाद तो मैं थक जा रहा हूं। नहीं, जब जुनून सर पे चढ़ जाएगा जूनियर इंजीनियर बनने का तो कोई थकान नहीं होगी। जब तक जुनून नहीं चढ़ेगा तब तक शरीर में थकान महसूस होती ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को प्लान करिए ताकि आप अच्छे से, चाहे कॉलेज गोइंग हो चाहे पास आउट हो, बढ़िया तरीके से टारगेट कर पाओ। पास आउट स्टूडेंट को तो मैं सजेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करिए, कवर करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप तेजी से सिलेबस कवर कर ले पाओगे उतने, उसके बाद आपको उतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट का, ठीक है। बाकी वीकली टेस्ट वगैरह आप देते रहो, 10-15 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पर सॉल्व करना ही करना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे कि बात चल रही है किसकी, बात चल रही है एसएससी की। तो सबसे पहले कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम एसएससी जेईई में प्रैक्टिस कहां से करें। तो बेटा सबसे पहला जो टारगेट है ना, वो आपका होना चाहिए एसएससी जेईई पीवाईक्यू। भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले तो उसी का पीवाईक्यू लगाओगे ना। उसके बाद अगर अशोका बैच में एनरोल्ड हो तो डीपीपीज मिल जाएंगी, तो आप डीपीपी लगाइए, डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके अलावा भी अगर मन ना भरे तो ईएसी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप यहां पर टारगेट कर सकते हो। इनकी भी हार्ड कॉपी रखना बेटा, क्योंकि हार्ड कॉपी से जो मेमोरी बनती है वो सॉफ्ट कॉपी से मेमोरी नहीं बनती। तो हमारी डीपीपी का भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो। एसएससी जेईई पीवाईक्यू मार्केट में बुक मिल जाएगी, ईएसी प्रीलिम्स की भी आपको मार्केट में किताब मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया 8 से 10 महीने का प्रिपरेशन प्लान बनाइए। आपको इस पूरी जर्नी में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मैम मुझे आपकी जरूरत है, आपके रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां पर, आप चाहे सिविल से हो चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं इतना हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मगर सिविल मैकेनिकल वालों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। @lameampw ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। गारंटी है अगर आप मेहनत करोगे तो आपको इस ग्रुप से बहुत ज्यादा फायदा होगा और मेरी गाइडेंस से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। सारी ही चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली है। अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक आध पॉइंट कुछ ऐसा हो जो मेरे से मिस हो गया हो, तो वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके डाउट्स भी कुछ हद तक टेलीग्राम पे ही सॉल्व हो जाएंगे। और एक बढ़िया प्लान बनाइए, एक ऐसा मास्टर प्लान आज बैठ के अपनी लाइफ में बनाइए कि 24 में जूनियर इंजीनियर बन के ही निकले एनी हाउ, ठीक है। वो आप कर सकते हो चाहे कॉलेज
कॉलेज गोइंग हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो, चाहे पास आउट हो, बस एक सटीक प्लान की रिक्वायरमेंट है। अपना टाइम देखिए, सुबह से लेकर रात तक कौन सा ऐसा टाइम है 2 से 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो सिर्फ आपका है, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप डेली बैठ के 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने तक वहां पर बैठ के पढ़ाई कर सको, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आसानी से चीजें हो जाएंगी। आपको देखने में लग रहा होगा सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअल में सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। सब ऊपर 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 से पूछा गया है। मैं जैसे कि समुद्र है ये पूरा सिलेबस, आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर गहराई में नहीं उतरना है। सिर्फ समुद्र जहां तक फैला हुआ है बस सबको टच करते हुए आ जाना है। सब इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी अनदर सेशन में। क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।